आज हम लोग बात करेंगे 74th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 74वें संविधान संशोधन के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि नगरों के विकास के लिए जो सेल्फ गवर्नेंस की व्यवस्था की गई 1992 में, तो आप यहां क्या पाएंगे कि जिस प्रकार से 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से गांवों में पंचायत के लेवल पे वहां पर ग्राम सेवक की स्थापना करना, राइट, तो वहां पर जिस प्रकार से सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया, ठीक उसी प्रकार से 74th अमेंडमेंट के माध्यम से शहरों में भी लोकल गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए 74th अमेंडमेंट किया गया। और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से यहां भी नगर निकाय का चुनाव, राइट, आप यहां देखेंगे कि जो म्युनिसिपल एरिया, जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, जो नगर निगम है, वहां पर हर 5 साल पर चुनाव को सुनिश्चित किया गया, राइट। इसके अलावे अगर हम इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसके हिस्ट्री में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट जो 1882 का है, उस समय चूंकि ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तो उस समय भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1882 के माध्यम से सारी की सारी चीजें संचालित की जाती थी। तो आज हम लोग 74th अमेंडमेंट के हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे, खास करके जो वमेन को जो एम्पावर करने के लिए जो 1/3 जो सीटें रिजर्व की गई उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ईयर ऑफ द अमेंडमेंट जो है यह आपका 1992 का है। 1992 में इसको अमेंड किया गया। और जब आप देखोगे द मॉडर्न फ्रेमवर्क, तो आप यहां पे क्या देखते हैं कि अगर मॉडर्न फ्रेमवर्क को देखो, अर्बन लोकल गवर्नेंस, राइट, बिगिन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विद द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट। तो अगर हम देखें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट जो ब्रिटिश एरा के समय ही एक एक्ट पारित किया गया था, तो म्युनिसिपैलिटी को जो नगर पालिका है, नगर निगम है, उसको किस प्रकार से वहां पर लोकल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया। तो कहीं ना कहीं 74th अमेंडमेंट का अगर देखा जाए तो उसकी जो आधारशिलाएं हैं, जो कॉर्नर स्टोन है, वो कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट रहा है, विच लेड द ग्राउंड वर्क फॉर म्युनिसिपल गवर्नेंस इन अर्बन एरियाज। मतलब शहरी क्षेत्रों के लिए यहां पर इस एक्ट को बनाया गया कि शहरी क्षेत्रों पर किस प्रकार से म्युनिसिपैलिटी को में लोकल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार से स्थानीय लेवल पे भी लोगों को पार्टिसिपेट करवाया जाए। अब यहां पर जो पोस्ट इंडिपेंडेंस, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड, भारत के संविधान ने इसको रिकॉग्नाइज किया। मतलब क्या कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो पहले से तो था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को देखते हैं तो यहां पर इसको इफेक्टिव अर्बन गवर्नेंस बट द लैक्ड अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अंटिल द 74th अमेंडमेंट। 74वें संविधान संशोधन तक आप यहां पे क्या देखते हैं कि एक प्रकार से स्ट्रक्चरल जो अप्रोच था, स्ट्रक्चरल अप्रोच की कहीं ना कहीं कमी थी। मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में वहां भी म्युनिसिपैलिटीज के पावर, राइट, सारी चीजें बताई गई, लेकिन एक जो स्ट्रक्चरल अप्रोच दिया गया 74th अमेंडमेंट के माध्यम से, जिसमें कि आप देखेंगे ट्रांजिशनल पीरियड को बताया गया कि ट्रांजिशन जब होता है रूरल से टाउन की ओर, तो वैसे सिचुएशन में उसको हम नगर पंचायत बोलते हैं, राइट। ठीक इसी तरीके से म्युनिसिपल काउंसिल नाम दिया गया स्मॉलर टाउन के लिए, फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नाम दिया गया जहां पे लार्ज अर्बन एरिया हो, तो उसके लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्ड यूज किया। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि एक प्रकार से सारी चीजें थी, लेकिन 74th अमेंडमेंट के माध्यम से एक स्ट्रक्चरल अप्रोच दे दिया गया म्युनिसिपैलिटी को लेकर के कि जो शहरी क्षेत्र हैं वो वहां पर किस प्रकार से उनके शासन को, उनके गवर्नेंस को किस प्रकार से कंडक्ट किया जाए।
दिस लैंडमार्क लेजिस्लेशन एम्ड टू इनहांस, जो इसका अगर मेन ऑब्जेक्ट देखा जाए तो मेन ऑब्जेक्ट यही है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, राइट। लोकल सेल्फ गवर्नेंस का मतलब होता है कि जो स्थानीय लोग हैं, मान लीजिए कि कोई शहरी क्षेत्र है और उस शहरी क्षेत्र में जो स्थानीय लोग हैं उनका किस प्रकार से पार्टिसिपेशन हो, और न केवल पार्टिसिपेशन बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी उनके विकास, उनसे रिलेटेड जो भी कार्य है, आप देखोगे इसके लिए 12th शेड्यूल भी बनाया गया। और जब आप 12वीं अनुसूची देखोगे तो वहां पर भी आप बहुत सारी चीजों के बारे में आप देखेंगे, जैसे अर्बन प्लानिंग के बारे में लिखा गया, राइट, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज के बारे में लिखा गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के बारे में लिखा गया, राइट। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को कंडक्ट करना था। तो यहां पे एक तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस बाय एस्टैब्लिशिंग म्युनिसिपैलिटीज देयर बाय डिसेंट्रलाइजिंग पावर, मतलब यहां पे पावर को अगर देखा जाए तो पावर को क्या किया गया, डिसेंट्रलाइज किया गया। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जनरली यह काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, राइट। लेकिन यहां पर डिसेंट्रलाइज करने का मतलब कि आप लोकल बॉडी को पावर दे दो। लोकल बॉडी को अगर आप पावर दोगे, अगर स्थानीय लोगों को अगर आप पावर दें, उन्हें वह शक्ति दें, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट ज्यादा दिखेगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के यद्यपि हम यहां पर 74th अमेंडमेंट को देखते हैं, 1992 को देखते हैं, इसके हिस्ट्री में हम यद्यपि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1882 को भी पढ़ते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है श्री रामकृष्ण डालमिया का। अगर देखा जाए तो 1958 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली टच कर दिया था। तो इस केस लॉज को आप अगर देखोगे, श्री रामकृष्ण डालमिया, श्री राम कृष्ण डालमिया, श्री रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस एसआर तेंदुलकर, जस्टिस एसआर तेंदुलकर, तेंदुलकर, तेंदुलकर। ये देखो जजमेंट है 1958 का सुप्रीम कोर्ट का, राइट। अब जो 74th अमेंडमेंट 1992 में हुआ, इस अमेंडमेंट को हम 1958 में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को रेफर करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। अगर देखा जाए तो डायरेक्टली तो लिंक नहीं है, अगेन डायरेक्टली लिंक 74th अमेंडमेंट से नहीं है, लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को देखेंगे तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यह जरूर कहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन अगर देखा जाए, जो इन्होंने कहा कि एक्चुअल में जो ब्रॉडर प्रिंसिपल्स इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के, और कहा कि पावर को आप डेलीगेट करो। पावर को डेलीगेट करना मतलब कि स्थानीय स्तर पे, लोकल लेवल पे जब आप पावर को डेलीगेट करेंगे तो उस पावर को डेलीगेट करना ही यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन है। तो इसका अगर हम बैकबोन कहें इस अमेंडमेंट का, तो कहीं ना कहीं जस्टिस रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस एसआर तेंदुलकर में जो 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, इसको हम बैकबोन की तरह देख सकते हैं, राइट। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एक तो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1882 को देखते हैं, नो डाउट अबाउट इट कि इसका कहीं ना कहीं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, इसका योगदान तो जरूर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हमने वहां से भी लिया है। लेकिन 74th अमेंडमेंट के माध्यम से हमने क्या किया, एक प्रकार का स्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है, जिस स्ट्रक्चर में जैसा कि हमने कहा कि दो चीजें, तीन चीजों के बारे में यहां पर यह स्ट्रक्चर देना कि एक तो नगर पंचायत के बारे में बताना, दूसरा म्युनिसिपल काउंसिल के बारे में बताना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बताना, उसके राइट्स के बारे में बताना, उसके पावर्स के बारे में बताना। तो हर एक चीज का किस प्रकार से उसका कंपोजिशन होगा, सारी की सारी चीजें 74th अमेंडमेंट के माध्यम से यहां पे रखी गई। और न केवल यहां बल्कि 12th शेड्यूल को भी जब आप देखोगे, जब आप 12वीं अनुसूची देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहां भी बहुत सारी ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं जिसमें कि लिखा गया, जिसमें बताया गया कि उस सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत जो भी है उस पर कानून बनाने की शक्ति
उसे दी गई अर्बन एरिया के मामलों में। तो हर एक चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब जो सेकेंड चीजें हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, क्योंकि किसी भी चीज को आप मान लो कि जो संस्था बनाना चाहते हो, जो म्यूनिसिपैलिटी को, नगर पालिका क्षेत्र को आप डेवलप करना चाहते हो, आप स्थानीय लोगों पर, लोगों के अंदर स्थानीय सुशासन, स्थानीय क्षेत्र पर कि किस प्रकार से बिल्डिंग को रेगुलेट किया जाए, लैंड को रेगुलेट किया जाए, किस प्रकार से नाला बने, राइट। तो हर एक चीज के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल नीड्स होता है, राइट। फाइनेंशियल कमीशन स्टेट के लेवल पे तो है ही, जो देखने का काम करती है। तो उस फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए यहां पर आप देखते हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब क्या कि यहां पे एम्पावर किया गया म्युनिसिपैलिटीज को कि मैनेज फाइनेंसेस इंडिपेंडेंटली। मतलब क्या, आप स्वतंत्र तौर पर भी आप अपने फाइनेंशियल चीजों को आप मैनेज कर सकते हो, राइट। तो दैट इज द रीजन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। एंड द अनदर थिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, रिजर्वेशन फॉर वुमेन। रिजर्वेशन फॉर वुमेन, मैंडेट सीट्स फॉर वुमेन, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जेंडर इक्वालिटी में एक टाइम ऐसा था कि मेल का पार्टिसिपेशन तो बहुत ज्यादा होता था, चाहे आप इलेक्शन में लोगे और स्थानीय शासन जो होता है, लोकल गवर्नेंस, वहां भी। लेकिन यहां जो जेंडर इक्वालिटी की बात की गई, तो जेंडर इक्वालिटी तभी मिलेगा जब उस वुमेन को भी आप सीट रिजर्व करेंगे। और यहां पर किया गया जो 74th अमेंडमेंट है, यहां पर कंपलसरी कर दिया और 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर दी। तो महिलाओं के लिए जो 1/3 सीट आरक्षित की गई, उसका एकमात्र मकसद ही यही था कि वह जेंडर इक्वालिटी, मतलब अभी तक जो मेल आ रहे थे, आखिर उससे फीमेल ही वंचित क्यों रहे, राइट। तो जब आप देखोगे तो यहां पर 1/3 सीटें रिजर्व करने का एकमात्र यही रीजन था कि उनको प्रमोट किया जाए, जेंडर इक्वालिटी को, उन्हें भी एम्पावर किया जाए, राइट। तीसरी चीज आप देखते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन लोकल एस्टैब्लिशेस अर्बन लोकल बॉडीज फॉर लोकल गवर्नेंस। जो लोकल बॉडीज बनाया गया, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि नगर पंचायत, ये जो अर्बन लोकल बॉडीज बनाया गया था, वह बना था नगर पंचायत के तौर पर, नगर पंचायत के तौर पे बना था, राइट। इसके अलावा आप म्यूनिसिपल काउंसिल सुनते होंगे, म्यूनिसिपल काउंसिल, राइट, या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये सारी की सारी चीजें जब आप देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो म्यूनिसिपैलिटीज को जो एस्टैब्लिश किया गया लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे, उसका एकमात्र वजह यही था कि लोकल गवर्नेंस को बढ़ावा मिले। जो स्थानीय लोग हैं वो आए और अपना हिस्सा, अपना खुद का वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करें, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, हर 5 साल पर चुन के आए अपने। चूंकि कई बार क्या होता है कि जब स्थानीय मुद्दा जो होता है ना, जो लोकल इश्यूज होता है, उसको आप सेंट्रल लेवल तक कई बार बातें नहीं पहुंचा पाते हो, स्टेट लेवल पे भी बहुत बातें आप नहीं पहुंचा पाते हो। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जो लोकल इश्यूज है, उस लोकल इश्यूज को आराम से अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ये सारे के सारे इसके पर्पस रहे हैं, और इस वजह से इसने क्या किया, एस्टेब्लिश किया ऐसे अर्बन लोकल बॉडीज के तौर पर इन चीजों को, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इन चीजों का गठन किया गया। फिर डिसेंट्रलाइजेशन, पहले ही हमने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही होता है, एक्चुअल में अगर डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड को देखा जाए तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि देखो, कानून बनाने का पावर तो ऐसे पार्लियामेंट को है, सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर का है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उस पावर को जब आप डेलीगेट कर देते हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो लोकल बॉडी है, वह लोकल बॉडी भी उससे रिलेटेड चीजों पे कुछ रूल रेगुलेशन वगैरह बनाते हैं। तो इसी वजह से यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन में न केवल
पावर दिया गया कि चलो ठीक है इन इन विषयों पे आप कानून बनाओ, बल्कि आप यहाँ ऑलरेडी देख रहे हो कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी गई, मतलब चाहे तो वह टैक्स वगैरह भी लगा सकता है, राइट। तो ये सारी की सारी जो पावर्स टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, मतलब स्थानीय लेवल पे किया जाना, स्थानीय स्तर पर, जिससे कि स्थानीय जो शासन है, लोकल गवर्नेंस का बढ़ावा मिले, इस सब का एकमात्र मकसद कहीं ना कहीं यही था। अब इसको करने के लिए, चूंकि सारी चीजें तो है, सेल्फ गवर्नेंस तो है, तो इसके लिए वार्ड कमेटी बनाई गई, राइट, कि किस प्रकार से, चूंकि वार्ड कमेटी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच सकते हो, राइट। हर एक वार्ड बनाया गया छोटे छोटे एरिया को लेकर के, इस वार्ड में फलाने लोग होंगे, इस वार्ड में ये होंगे, और उस वार्ड में लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इलेक्शन फाइट करते हैं, लोग जीत कर आते भी हैं। तो कहता है वार्ड कमिटीज के लेवल पे क्या किया, इनहांसेस लोकल पार्टिसिपेशन, मतलब लोकल पार्टिसिपेशन को कहीं ना कहीं इनहांस किया गया। साथ के साथ अब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की जब हम बात करते हैं, तो यहां पे प्रोवाइड्स स्पेसिफिक टैक्सेस फॉर फंक्शनिंग, जो कुछ विशिष्ट टैक्सेस है वह उस फंक्शनिंग को के लिए, जिससे कि वह फंक्शन कर सके, यह क्या करता है, आप स्पेसिफिक टैक्सेस लगा करके कहीं ना कहीं आप एक तरह से देखा जाए तो पैसों को आप जनरेट कर सकते हो, राइट। फिर लेजिस्लेटिव पावर में इंपावर्स लोकल बॉडीज फॉर डेवलपमेंट, जो भी लोकल बॉडीज बनाया गया डेवलपमेंट के लिए, लेजिस्लेटिव पावर में आप देखेंगे यहीं पे 12th शेड्यूल बनाया गया है, राइट। 12th शेड्यूल के अंतर्गत जो भी मैटर हैं, राइट, उस मैटर में जैसे अर्बन प्लानिंग हो, टाउन प्लानिंग को लेकर के हो, या फिर रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज को लेकर के हो, या कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स को लेकर के हो, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को लेकर के हो, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर लोकल बॉडीज क्या करती है, काम करती है। टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज में डिफाइंस 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। 3 कैटेगरीज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। 3 कैटेगरीज एक्चुअल में ये नगर पंचायत के बारे में कह रहा है, राइट। ये नगर पंचायत अगेन मैं लिखता रहा हूं, नगर पंचायत, इसके अलावे म्युनिसिपल काउंसिल है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो इसी के बारे में म्युनिसिपल काउंसिल, राइट। इसके अलावे आप देखेंगे तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये 3 चीजों को यहां पे बनाया गया, जो अर्बन एरिया के लिए इन 3 चीजों को अलग अलग यहां पर डिफाइन करता है। नगर पंचायत, अगेन मैं बता रहा हूं, नगर पंचायत वर्ड ही यूज किया जाता है ट्रांजिशन फॉर फ्रॉम अ रूरल टू अर्बन एरिया, मतलब आप देखते होंगे कि कहीं कहीं जो गांव है वह धीरे धीरे शहर की ओर, मतलब जो गांव है धीरे धीरे शहर की ओर तब्दील हो रहा है, राइट। तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है जहां पर कोई गांव का विकास इस कदर पे पहुंच जाए या इस स्तर पे चला जाए कि वह गांव धीरे धीरे शहर के रूप में डेवलप होना शुरू कर दे, तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है नगर पंचायत, राइट। जब म्युनिसिपल काउंसिल की जहां पे बात करते हैं तो यह स्मॉलर अर्बन एरिया को करता है, मतलब है तो शहरी क्षेत्र पूरी तरीके से डेवलप है, लेकिन यहाँ का पॉपुलेशन कम है, तो इसी वजह से यहाँ पर स्मॉलर अर्बन एरिया, जो कंपैरेटिवली देखा जाए तो अर्बन एरिया है लेकिन उतना बृहद नहीं है जितना कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है। तो यहां पर स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए ये वर्ड हम लोग देखते हैं, स्मॉलर अर्बन एरिया। तो इसीलिए टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज में आप देखोगे इस लेवल पे अलग अलग क्षेत्र के लिए आप देखोगे इस प्रकार से काम किया गया है। नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हर एक जगह का आप देखोगे टाइम पे टाइम टू टाइम इलेक्शन होता है। 5 ईयर टेन्योर, इनका जो टाइम पीरियड किया गया वो 5 साल के लिए किया गया, ताकि हर 5 साल पे उनका इलेक्शन होता रहे। वुमेन्स रिजर्वेशन, पहले ही हमने बता दिया कि वुमेन्स रिजर्वेशन यहाँ पे 1/3 सीट 74th अमेंडमेंट के माध्यम से ये सारी चीजें यहाँ पर व्यवस्था की गई। फिर अब सवाल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जो संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किया गया,
इस संदर्भ में पार्ट 9A, ये आपको अब प्री वगैरह के लिए याद रखना कि पार्ट 9A टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच कंटेंट प्रोविजंस फ्रॉम आर्टिकल्स 243P टू 243Z, राइट। 243 से 243O तक वो आपका पंचायतों के बारे में था, ठीक है, लेकिन ग्राम पंचायत वगैरह 73rd अमेंडमेंट था, लेकिन 74th अमेंडमेंट के माध्यम से आर्टिकल 243P से स्टार्ट होता है, जो 243ZG तक है। तो ZG तक ये आपका किससे रिलेटेड है? पार्ट 9A, और यही है 74th अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया 12th शेड्यूल, जो अभी हम बता रहे थे, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंटेनिंग 18 फंक्शनल आइटम्स विच आर टू बी प्लेस्ड विद इन द पर्व्यू ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। जो 12th शेड्यूल में है वहां पे अगर हम देखें तो टोटल 18 फंक्शनल आइटम्स को रखा गया है, और उस फंक्शनल आइटम्स में जो भी आइटम्स हैं उसमें से किसी पर भी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या फिर म्युनिसिपल काउंसिल है या फिर नगर पंचायत है, वो किसी पर भी काम कर सकती है। साथ के साथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्बन बॉडीज में आप सेम चीजें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर लार्जर अर्बन एरिया, म्युनिसिपल काउंसिल फॉर स्मॉलर टाउन्स, और नगर पंचायत फॉर ट्रांजिशनल एरियाज बिटवीन रूरल एंड अर्बन। ट्रांजिशनल एरिया इसी को बोलते हैं जहां पर गांव धीरे धीरे शहर की ओर विकास हो रहा हो, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ट्रांजिशनल एरियाज, राइट। तो उसके लिए हम नगर पंचायत वर्ड यूज करते हैं। और जहां पे पूरी तरीके से गांव है तो वहां पे फिर ग्राम पंचायत, जो 73rd अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंग लोकल बॉडीज बनाया गया। तो आप क्या देखते हो कि गांवों के लिए 73rd अमेंडमेंट है, लेकिन शहरों के लिए क्या है? 74th अमेंडमेंट है। 5 ईयर टेन्योर, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका 5 ईयर टेन्योर 5 साल का, हर 5-5 साल पे इसका इलेक्शन होता है। इसके अलावा सेम चीजें हैं, रिजर्वेशन फॉर वुमेन 1/3 यहाँ पे किया गया, एटलीस्ट 1/3 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 1/3 यहाँ पे उसे दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को। फिर लेजिस्लेटिव पावर्स में जब हम देखते हैं तो जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, किस प्रकार से उसने, जो डिसेंट्रलाइजेशन की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही था कि सेंट्रल या स्टेट के जो पावर थे उस पावर को उसने लोकल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए शहरों में जो नगर निकाय बनाया है, अर्बन एरियाज के लिए जो म्युनिसिपैलिटीज बनाया है, म्युनिसिपल काउंसिल हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या नगर पंचायत हो, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ जो पावर दिया गया, खास करके 12th शेड्यूल में जो सब्जेक्ट मैटर दिया गया कि उस पर वह कानून बना सकता है, तो उसके बारे में आप लेजिस्लेटिव पावर्स देखते हैं। साथ के साथ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को भी आप यहाँ पे देखते हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में वही टैक्सेस वगैरह लगाना, लेवीज लगाना, जिससे कि वह अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके और जो लोकल इश्यूज पे जो प्रॉब्लम हो रही है उस लोकल इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जा सके। तो ये सारी की सारी चीजें जब आप देखते हैं 74th अमेंडमेंट में, तो 74th अमेंडमेंट में ये सारी की सारी चीजें क्लियर किया गया है। अब इसी तरह से अगर हम वार्ड कमिटी की बात करते हैं, चूंकि वार्ड के लेवल पे काम होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज की, मेट्रोपॉलिटन अगर एरिया है तो उसके लिए किस प्रकार की प्लानिंग कमिटीज बनाई गई है, राइट। इसी तरीके से स्टेट इलेक्शन कमीशंस एंड फाइनेंस कमीशन की भी बात की गई है, जिससे कि वह हर 5-5 साल पे रिव्यू कर सके, फाइनेंशियल नीड्स को रिव्यू कर सके, उस फाइनेंसेस को रिव्यू कर सके, और स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है वह एक्चुअल में उस इलेक्शन को एग्जीक्यूट कर सके समय समय पे, कि हर 5 साल पे एक्चुअल में चुनाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हर 5 साल पर चुनाव कराना भी, राइट। इसीलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का ये काम होता है। इसके अलावे सारी चीजें होने के बाद भी यहाँ पे है कि सिंस इट्स इम्प्लीमेंटेशन द रोल ऑफ म्युनिसिपैलिटीज हैज इवॉल्व्ड टू एड्रेस कंटेम्पोररी चैलेंजेस, मतलब सब कुछ है,
बावजूद इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, such as rapid urbanization, population growth and sustainable development। ये तीन ऐसी चीजें, चूंकि सारी चीजें हैं, लोकल इश्यूज पे आपने अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के लिए सारी चीजें बना दिया और सक्सेस मिल भी रही है, लेकिन साथ के साथ कुछ चैलेंजेस भी है, क्योंकि आज जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिस प्रकार से शहरों का विकास हो रहा है, वो काफी तेजी से हो रहा है। तो शहरों का विकास तेजी से होने की वजह से चैलेंजेस भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे लोकल लेवल पे उतनी ही ज्यादा चैलेंजेस भी बढ़ती जाती है। न केवल अर्बनाइजेशन बल्कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी, क्योंकि अगर हम देखें तो जनसंख्या का भी उसी तरीके से विकास हो रहा है, जनसंख्या दर बढ़ रही है। तो इस वजह से इन सारे चैलेंजेस के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह ऐसा काम करे कि कभी जो रिसोर्सेज है वो कम ना हो। राइट मतलब रिसोर्सेज को किस प्रकार से म्युनिसिपैलिटीज को उस रिसोर्सेज को काम करना है जिससे कि रिसोर्सेज में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं देखें तो ये चैलेंजेस भी है, रिसोर्सेज आपका कम है, लिमिटेड है, और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको करना बहुत कुछ है। राइट तो इसीलिए सब कुछ इंप्लीमेंटेशन के बाद भी हम इस म्युनिसिपैलिटीज को क्या देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस है, और इसी वजह से यहां पर आप देखते हैं 74th अमेंडमेंट के माध्यम से लोकल गवर्नेंस, राइट, ये सारी चीजें किस प्रकार से आप अपना स्वशासन स्थानीय लेवल पे लोकल इश्यूज को निपटाओगे, इन सारे चैलेंजेस के बाद भी जो दी गई पावर दी गई उस पावर का यूज करते हुए आप देखोगे कि बहुत सारी चीजों का कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट भी हो रहा है। इनिशिएटिव खास करके अगर हम स्मार्ट सिटीज मिशन की बात करें जो कि 2015 में लॉन्च किया गया, इसका भी मकसद ही यही था कि सिटीज तो ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरों का विकास हो रहा है, लेकिन इस शहरों को हमें किस प्रकार से मॉडर्न अर्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एट इंप्रूविंग लिविंग कंडीशंस इन सिटीज, मतलब जो लोग शहर में रह रहे हैं उनको किस प्रकार से डेवलप किया जाए, उनकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको किस प्रकार से इनहांस किया जाए। तो ये सारी की सारी चीजें स्मार्ट सिटीज मिशन जो 2015 में लॉन्च भी किया गया था, तो इसके तहत भी आप देखते हैं मॉडर्न अर्बन डेवलपमेंट पे कुछ काम हुआ। In conclusion, the 74th Constitutional Amendment Act has been pivotal in establishing a robust framework for urban governance in India, promoting decentralization, enhancing local self-government, right? Decentralization, enhancing local self-government, and addressing the complexities of modern urban challenges. तो 74th Amendment जो किया गया, इन सारे challenges को देखते हुए क्या क्या किया गया कि लोकल गवर्नेंस को किस प्रकार से इनहांस किया जाए, राइट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना किया जाए, क्योंकि उसी के माध्यम से आप लोकल इश्यूज को निपटा सकते हो। दूसरी चीज, डिसेंट्रलाइजेशन में ऑलरेडी जब आप पावर को डेलीगेट करते हो तो पावर को डेलीगेट करने का कहीं ना कहीं मकसद यही होता है कि आप उन हर एक विषय पर जो लोकल लेवल पे है उन हर एक विषयों पर चाहे तो कानून भी बनाए, जरूरत पड़े तो टैक्सेस भी लें जिससे कि आप फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करें, और जो लोकल इश्यूज हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनका कहीं ना कहीं आप समाधान करें। तो ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन अर्बन लोकल बॉडीज एज पर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में जो भी आपने अभी तक क्लास को देखा है उस आधार पे आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। लास्ट में एक जजमेंट मैं आपको बता दूं जो है किशन सिंह तोमर का, एक जजमेंट किशन सिंह तोमर वर्सेस ये है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ अहमदाबाद, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन
कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ अहमदाबाद 2006 सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि स्टेट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट टाइमली इलेक्शंस फॉर म्युनिसिपल बॉडीज एज मैंडेटेड बाय आर्टिकल 243 यू। जो अनुच्छेद 243 यू में है, स्टेट को कहा कि स्टेट को टाइमली इलेक्शन कराना चाहिए, राइट, जो 5-5 साल पे होता है वो टाइमली कराना चाहिए। The Supreme Court held that the delaying elections undermine the democratic principles enshrined in the 74th Amendment। अगर आप चुनाव में डिले करते हैं तो एक प्रकार से जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है उसको आप कम कर रहे हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने किशन सिंह तोमर के मामले में कहा कि हर 5 साल पर कम से कम इलेक्शन हो, और हर 5 साल पे जब इलेक्शन होगा तो जो लोग चुन के आएंगे वह उस लोकल इश्यूज को समझेंगे और उस स्थानीय मुद्दों को कहीं ना कहीं समाधान करेंगे। तो ये आपने 74th अमेंडमेंट का एक व्यापक जो कंप्रीहेंसिव इंपैक्ट के तौर पर हर एक स्टेट में, आप अपने शहरों में भी देख सकते हैं, वहां जो चुनाव होता है, वहां जो इलेक्शन होता है, हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, जो भी काम आप देखते हो कि शहरी क्षेत्र में होता है, अर्बन एरिया में, राइट, इस सब होने के पीछे कहीं ना कहीं 74th अमेंडमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बाकी उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।